पिछले कुछ वर्षों में वैक्सीन के क्षेत्र में बिल गेट्स बहुत सक्रिय हो गए हैं, पूरी दुनिया में और भारत में। ये याद करते हैं कि बिल गेट्स असल में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, एक कॉर्पोरेट शार्क जिन्होंने इंटरनेट ब्राउज़र मार्केट में नेक्स्ट गेट कम्युनिकेशंस के साथ गलत तरीके से compete करके एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन किया था, जिससे माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली का निर्माण हुआ था। बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग के वायरस से लदे सॉफ्टवेयर का निर्माता अचानक हर घर में वैक्सीन लाने के लिए एक मेहरबान कैसे बन गया? यह एक सुनियोजित पीआर प्लान था फार्मा मार्केट के एक कमज़ोर हिस्से पर कब्जा करने के लिए। वैक्सीन्स यह कमज़ोर हिस्सा था। वैक्सीन्स के लिए सेफ्टी टेस्टिंग किसी आम दवा की तरह लंबे और कठोर दौर के बाद लोगों तक पहुंचने में कई बार 4 से 5 साल तक लग सकते हैं। टीकों का ऐसा कोई लॉन्ग टर्म अध्ययन नहीं किया जाता है क्योंकि इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय यानी पब्लिक हेल्थ मेजर माना जाता है। अन्य टीकों के साथ अलग अलग आयु समूहों में, गर्भवती महिलाओं पर, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आदि या अलग वैक्सीन्स के कॉम्बिनेशंस में इनकी कंपैटिबिलिटी पर आम तौर पर परीक्षण नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे वैक्सीनेशन चार्ट में सिर्फ एक टीका जोड़कर वैक्सीन उद्योग एक वर्ष के भीतर $30 बिलियन से अधिक कमा सकता है। यही बहुत कम लागत में भारी लाभ की संभावना है जो वैक्सीन्स के बाजार को गर्म बनाए हुए है। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार हम पे वैक्सीनेशंस करके भारी मुनाफा कमाने के लिए फार्मा जगत में एक मजबूत प्रयास चल रहा है। इस प्रयास के मेन रोल में है बिल गेट्स। बिल गेट्स के पीआर प्लान में लिए गए स्टेप्स कुछ ये हैं। पहला कदम, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई। फाउंडेशन शब्द ने हम सबको आश्वस्त किया कि यह संस्था आम आदमी की भलाई के लिए बनाई गई है। यहाँ ये सच नहीं है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अनजान हैं कि दोनों फाउंडेशन और ट्रस्ट के ओवरलैपिंग हित हैं। फाउंडेशन द्वारा दिया गया अनुदान ट्रस्टों की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करता है। पिछले एक दशक में गेट्स का नेटवर्थ $54 बिलियन से बढ़कर $103 बिलियन हो गया है। दूसरा कदम, कथित विश्वसनीय मीडिया में निवेश। हम सभी जानते हैं कि आज मीडिया सर्वाइवल के लिए प्रायोजकों पर पूरी तरह से निर्भर है। बिल गेट्स को पता है कि मीडिया को चालाकी से कैसे खरीद सकते हैं, फिर उसका उपयोग कैसे किया जाए कि फाउंडेशन की पीआर सामग्री मीडिया की स्वतंत्र जानकारी की तरह हमारे सामने पेश की जाए। बिल गेट्स फाउंडेशन इन प्रोग्राम्स को प्रायोजित करता है। ABC न्यूज़ के वर्ल्ड हेल्थ कवरेज को, द गार्डियन के ग्लोबल डेवलपमेंट वेबसाइट को, आर वर्ल्ड इन डेटा वेबसाइट जो कोरोना वायरस के स्टैटिस्टिक्स को ट्रैक करती है उसको, NPR के ग्लोबल हेल्थ कवरेज को, BBC के ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ को, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन रिसर्च इत्यादि इत्यादि। बस लगभग अननेसेसरी प्रोडक्ट को बहुत स्मार्ट मार्केटिंग की ज़रूरत होती है और नए दौर की वैक्सीन्स तो थोड़ी डेंजरस भी हैं। आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन्स को दुनिया भर में सबको, खास तौर पर बच्चों के लिए बेचना कितनी चालाकी का काम है। इस काम में ये इंटेलेक्चुअल लगने वाली मीडिया बहुत मददगार साबित होती है। बस एक गोल है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स बेचना, चाहे डराकर या सोसाइटी या गवर्नमेंट का प्रेशर डलवाकर। आज बिल गेट्स अरबों डॉलर की वर्ल्ड हेल्थ फंडिंग और पॉलिसी मेकिंग को नियंत्रित करते हैं, बिना मेडिकल ट्रेनिंग के, बिना कोई ऑथेंटिक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के। दुनिया के दवाई बाजार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल नहीं है। वो संस्थाएं जो दुनिया भर में हेल्थ का नैरेटिव सेट करती हैं, उनमें भी बिजनेसमैन बिल गेट्स की बड़ी दखल है। यह सब संस्थाएं सीधे या टेढ़े रूप से वैक्सीन्स प्रमोट करने का काम करती हैं, जैसे गावी।
जो एक वैक्सीन अलायंस है पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में, जिसमें बिल गेट्स ने $750 मिलियन की सीड फंडिंग दी है नई वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए। दूसरा, द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, उसमें उन्होंने $360 मिलियन की फंडिंग दी है। तीसरा, ग्लोबल फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें इन्होंने $275 मिलियन दिए हैं। चौथा, सेपी यानी कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, जिसको न्यू वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए बनाया गया है, उसमें इन्होंने $100 मिलियन का अनुदान दिया है। पांचवा, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। छठा, WHO, जिसने पैंडेमिक पर ग्लोबल रिस्पांस को दिशा दी है। USA और बिल गेट्स इसके दो मेन कंट्रीब्यूटर हैं। गेट्स फाउंडेशन का इतना बड़ा दान WHO में जाता है जो अन्य डेवलप्ड नेशन से ज़्यादा है। WHO का प्राइवेट बिजनेसेस के साथ वित्तीय संबंध एक समस्या है, क्योंकि दान देने वाली कंपनी तय करती है कि पैसा कैसे खर्च किया जाएगा। गेट्स फाउंडेशन यह तय करता है कि इसके दान का उपयोग कहाँ किया जाएगा। इसलिए जब गेट्स फाउंडेशन विकासशील देशों में पोलियो उन्मूलन पर अपना दान खर्च करना चाहता है, तो WHO विकासशील देशों को फाउंडेशन को फ्री रीच देने के लिए जोर देती है। ये सभी इनिशिएटिव्स अ डेकेड ऑफ वैक्सीन कार्यक्रम के तहत आते हैं, जिसका एकमात्र एजेंडा है टीकों के लिए एक स्वस्थ बाजार तैयार करना। यह यूनिवर्सल स्वास्थ्य या पोषण या स्वच्छ पीने के पानी का डेकेड हो सकता था, जो हम सब में मजबूत इम्यूनिटी का निर्माण करता है। लेकिन फिर टीकों को कौन खरीदेगा? यह सारा पैसा और प्रतिबद्धता फार्मा के दिग्गजों और उनके लालची मुनाफे के प्रति है। इस सारे पैसे से बिल गेट्स, एक व्यापारी ने खुद को उस मंच पर खड़ा किया है जहां अब तक सिर्फ वरिष्ठ निर्वाचित सरकारी प्रतिनिधि विश्व स्वास्थ्य एजेंडा विकसित करने के लिए जुड़ते थे, आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में, प्रॉफिट के लिए नहीं। इस मंच से बिल गेट्स फार्मा कंपनीज के मुनाफे के पक्ष में विश्व स्वास्थ्य एजेंडा को प्रभावित करते हैं, ताकि हमारे कठोर परिश्रम से लिए गए टैक्स के पैसे को संदिग्ध टीकों की ओर निर्देशित किया जा सके, हमारे अच्छे स्वास्थ्य पर नहीं। तीसरा कदम, अपने व्यावसायिक हितों को कामयाब बनाने के लिए सत्ता के स्थानों में अपने लोगों को रोपित किया, जो इन संस्थाओं के अंदर बैठकर वैक्सीन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। गेट्स फाउंडेशन और बिग फार्मा कंपनीज के बीच में एक प्रोवर्बियल रिवॉल्विंग दरवाज़ा है। बड़ी फार्मा कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी गेट्स फाउंडेशन कंपनियों में शामिल होते हैं और गेट्स फाउंडेशन के कर्मी फार्मा के महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत होते हैं। जैसे हम सभी ने WHO के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस एडनम और उनके कॉम्प्रोमाइज चाइनीज़ एजेंडा के बारे में पढ़ा है। वह विश्व स्वास्थ्य का नैरेटिव निर्धारित करते हैं, परंतु वे हैं कौन? टेड्रोस इथियोपिया के एक असफल स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने वहाँ 3 हैज़ा के प्रकोपों को घटिया तरीके से कवर अप किया था। उनके पास कोई स्वास्थ्य देखभाल का अनुभव नहीं, वो डॉक्टर भी नहीं हैं। WHO में शामिल होने से पहले वे ग्लोबल फंड, जो बिल गेट्स की पहल है, के बोर्ड सदस्य और गावी, जो भी बिल गेट्स की पहल है, के अध्यक्ष थे। एक और उदाहरण, एंथनी फाउची, जो कोरोना वायरस के लिए अमेरिकी प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स के इंचार्ज हैं। 2010 में फाउची को ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान में डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिसमें गेट्स फाउंडेशन ने $10 बिलियन जुटाए थे। तकरीबन सब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की प्रभावी भूमिकाओं में बिल गेट्स के नियुक्त लोगों की एक लंबी सूची है। आज ये सब एक आवाज़ में कोविड वैक्सीन की तुरंत ज़रूरत की बात कर रहे हैं। जैसे भी हो, चाहे उससे कुछ लाख लोगों की
मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, वैक्सीन तुरंत चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसी से हम सबकी जान बच सकती है। If we have, 1 in 10,000 side effects, that's, way more, 700,000, people who will suffer from that. ग्लोबल जस्टिस नाउ संस्था ने गेट्स फाउंडेशन के काम करने के तरीके को ऐसे समझाया। किसी भी वैक्सीन के लिए प्रारंभिक अनुसंधान गेट्स फंडेड संस्था द्वारा किया जाता है। फिर गेट्स द्वारा फंडेड मीडिया उस अनुसंधान की खूब प्रशंसा करती है। यह नई वैक्सीन कितनी उपयोगी है यह हमें समझाया जाता है और इस कार्यक्रम को गेट्स फंडेड एनजीओ द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। गेट्स फाउंडेशन ने हर उस इंटरनेशनल बॉडी को प्राइवेटाइज कर दिया है जो दुनिया की हेल्थ पॉलिसी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका भारी नुकसान यह है कि अब बिना रोक टोक के बड़ी फार्मा कंपनीज आराम से अपने टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को डेवलपिंग देशों में डंप कर सकती हैं और यहाँ के गरीब लोगों को ड्रग एक्सपेरिमेंट्स के लिए गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। गेट्स फाउंडेशन का इन्फ्लुएंस हमारी सामूहिक पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पर बस इस बात पर डिपेंड करता है कि सरकारों के फंक्शनरीज और सेफ्टी रेगुलेशंस इतने कमज़ोर हों कि उनको आराम से तोड़ा या इग्नोर किया जा सके। किसी देश में अगर मजबूत सरकार है जो अपने लोगों की सेफ्टी और वेलबींग के लिए सजग है, तो ऐसी सरकार इनके कैपिटलिस्ट एजेंडा के लिए स्पीड ब्रेकर है। सबूत बताते हैं कि गेट्स फाउंडेशन परोपकार की आड़ में एक देश में प्रवेश करता है और पश्चिमी ड्रग कंपनीज के प्रॉफिट के लिए काम करता है। कोरोना वायरस पेंडेमिक इसी परेशान कर देने वाले वैक्सीन एजेंडा को बहुत इंटेंसिफाई करेगा। अगले भाग में हम भारत में बिल गेट्स के प्रभाव के बारे में बात करेंगे।